हे फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 4 पार्ट्स में अलग-अलग सिचुएशंस गिवन हैं और मुझे कहा गया है कि मुझे हर सिचुएशन के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली सिचुएशन के साथ। सबसे पहली सिचुएशन के अंदर मुझे कहा गया है दैट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. यानी कि दोस्तों मुझे कहा गया है कि एक मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी कि एक ऐसा प्लॉट है जो कि एक रेक्टेंगल की शेप में है, जिसका एरिया मेरे पास है 528 मीटर स्क्वायर। और मुझे कहा गया है कि वो जो प्लॉट है उसकी लेंथ 1 more than twice its breadth है। तो चलिए सबसे पहले मैं उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेड्थ है उसको मान लेता हूं कि वो x मीटर्स है। इसके बाद मुझे कहा गया है कि जो लेंथ है वो 1 more यानी कि 1 ज्यादा है, यानी कि मुझे उसके अंदर 1 ऐड करना होगा। लेकिन किसके अंदर 1 ऐड करना है? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ के डबल के अंदर। तो फ्रेंड्स यहां पर मेरी ब्रेड्थ है x, तो उसका डबल क्या होगा? राइट, उसका डबल होगा 2x, यानी कि जो मेरी लेंथ आ रही है वो है 1 + 2x मीटर्स। इसके बाद मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो हमारा प्लॉट है उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, तो मैंने यहां पर वो लिख दिया। लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? राइट, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी कि जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। तो चलिए आइए यहां पर मैं लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं और फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले जो मेरी लेंथ है उसकी वैल्यू है मेरे पास 1 + 2x, और जो ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू मैंने यहां पर लेट की हुई है x। तो यहां पर जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है 1 + 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 528। तो इसके बाद जब मैंने मेरे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है x + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 528। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो होती है ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर 0 है, यानी कि वहां पर कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए मैं इस इक्वेशन के अंदर जो RHS यानी कि राइट हैंड साइड है उसका जो 528 है उसे भी लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया और मेरी इक्वेशन चेंज होकर कुछ इस तरीके से बन गई है। लेकिन फ्रेंड्स आप यहां पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके अंदर सबसे पहले x स्क्वायर की टर्म आती है, फिर x की टर्म और फिर लास्ट में आती है कांस्टेंट टर्म, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा वेरिएबल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में होता है। इसका मतलब दोस्तों मुझे इस इक्वेशन के अंदर भी अपने x वेरिएबल की जो पावर है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो मेरी फाइनल इक्वेशन बन चुकी है 2x स्क्वायर + x - 528 इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स इसी के साथ मैंने मेरे फर्स्ट पार्ट के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फॉर्म कर ली है और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स सेकंड सेशन मुझे कहा गया है दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी कि दोस्तों दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट मुझे गिवन है 306। अब ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं मैं बताता हूं फ्रेंड्स। जो भी इंटीजर्स लगातार आते हैं जैसे कि 1 2 3 4, इन्हें कहा जाता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। तो ये सभी हमारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा पहला इंटीजर है वो है x, तो मेरा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? राइट, वो होगा x + 1। x + 1 क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि देखिए 1 के बाद 2 कैसे आया? 1 में हमने 1 ऐड किया तो 2 हो गया, फिर 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं x के अंदर 1 ऐड करूंगा तो वो क्या होगा? वो होगा x + 1। तो इसलिए जो हमारा सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो आ गया हमारे पास x + 1। इसके बाद मुझे कहा गया है कि जो इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट है वो है 306, यानी कि अगर मैं इन दोनों इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास आंसर आना चाहिए 306, यानी कि जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x मल्टीप्लाइड बाय x + 1 इज इक्वल टू 306। और जैसे ही मैंने मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है x स्क्वायर + x इज इक्वल टू 306। लेकिन अब तो हम बहुत अच्छे जान चुके हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस 306 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गया और जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही है वो है x स्क्वायर + x - 306 इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स इसी के साथ जो मेरी सेकंड सिचुएशन गिवन थी उसके लिए भी मैंने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन की तरफ। और इस सिचुएशन के अंदर मुझे कहा गया है दैट रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The products of their ages
3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. So friends, मैं मान लेता हूं कि जो रोहन है उसकी प्रेजेंट एज है x years और मुझे कहा गया है कि जो उसकी मदर है वो उससे 26 years older यानी कि 26 years बड़ी है, यानी कि जो उसकी मदर की एज होगी वो होगी x plus 26 years. इसके बाद मुझे कहा गया है कि 3 साल बाद यानी कि 3 years later जो उनकी एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट हो जाएगा 360. तो चलिए मैं 3 साल बाद यानी कि 3 years आफ्टर की जो उनकी एजेस हैं पहले वो निकाल लेता हूं. तो सबसे पहले बात करते हैं रोहन की एज के बारे में. सो फ्रेंड्स, रोहन अभी अगर x years का है तो 3 years बाद उसकी जो एज है वो 3 years इंक्रीज हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स. यानी कि जो रोहन है उसकी 3 years के बाद जो एज होगी वो होगी x plus 3 years. और बिल्कुल इसी तरीके से जो रोहन की मदर है उनकी एज भी 3 years इंक्रीज हो जाएगी. तो पहले उनकी एज थी x plus 26 years, तो अब मैं इस x plus 26 के अंदर 3 ऐड कर दूंगा और ऐसा करते ही जो रोहन की मदर है उनकी एज मेरे पास आ रही है x plus 29 years. और इसके बाद मुझे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि अगर मैं ये जो 3 years बाद की इनकी एजेस आ रही हैं इनका प्रोडक्ट कर दूं कुछ इस तरीके से, तो इनका प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो होगा 360. तो दोस्तों जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है दैट x plus 3 multiplied by x plus 29 is equal to 360. और जैसे ही मैंने मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ रहे ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरी इक्वेशन चेंज होकर बन चुकी है x square plus 32x plus 87 is equal to 360. लेकिन दोस्तों हमें बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर राइट हैंड साइड में होता है 0. तो इसीलिए मेरा जो 360 राइट हैंड साइड में लिखा गया था उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गया कुछ इस तरीके से और सॉल्व करते ही जो मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x square plus 32x minus 273 is equal to 0. तो दोस्तों इसी के साथ जो मेरी थर्ड सिचुएशन है उसके लिए भी मैंने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट और फोर्थ पार्ट की तरफ. और इस सिचुएशन के अंदर मुझे कहा गया है दैट अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. If the speed of the train had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to travel the same distance. We need to find the speed of the train. यानी कि दोस्तों मुझे कहा गया है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. तो चलिए सबसे पहले हम उस ट्रेन की जो स्पीड है उसे लेट कर लेते हैं कि वो है x किलोमीटर पर आवर्स. और मुझे कहा गया है कि उस ट्रेन ने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि जो मेरा डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर. इसके बाद मुझे एक और सिचुएशन गिवन है और उस सिचुएशन के अंदर मुझे कहा गया है कि अगर जो मेरी ट्रेन है उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, यानी कि जो स्पीड है वो होती x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो सेम डिस्टेंस यानी कि उतने ही डिस्टेंस 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम है वो पहले से 3 आवर्स ज्यादा लगता. लेकिन दोस्तों मुझे तो ये नहीं पता कि जो फर्स्ट सिचुएशन थी जहां पर मेरी ट्रेन की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, उसमें उस ट्रेन को उस 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा ये तो हमें पता ही नहीं है. तो आइए सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जो मेरी फर्स्ट सिचुएशन थी यानी कि जब मेरी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो उस सिचुएशन में मेरी ट्रेन को 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा. सो फ्रेंड्स, मेरे पास क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को आपस में रिलेट करता हो? राइट, हम जानते हैं जब स्पीड होती है उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं. लेकिन दोस्तों मैं तो यहां पर टाइम निकालना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरी स्पीड और टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो आइए दोस्तों एक एक करके हम सभी चीजों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो फ्रेंड्स, मेरे यहां पर ये जो टाइम है इसे मैं मान लेता हूं कि ये टी आवर्स है इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कितना है यहां पर, इस सिचुएशन में डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो इसीलिए मैंने यहां पर 480 लिख दिया डिवाइडेड बाय स्पीड. और यहां पर जो मेरी फर्स्ट सिचुएशन है उसमें मेरी ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है t इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय x. तो चलिए दोस्तों अब मैं बिल्कुल इसी तरीके से जो मेरी सेकंड सिचुएशन है उसके लिए भी टाइम निकाल लेता हूं. तो फ्रेंड्स यहां पर भी मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. लेकिन फ्रेंड्स सेकंड सिचुएशन के अंदर मुझे कहा गया था कि जो हमारी ट्रेन है उसे पहले से 3 आवर्स ज्यादा, 3 आवर्स मोर लग रहे हैं, यानी कि यहां पर जो टाइम है वो पिछले टाइम से 3 ज्यादा होगा, यानी कि होगा t प्लस 3 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब यहां पर डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, सेकंड सिचुएशन में भी डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही है, तो यहां पर मैंने डिस्टेंस की जगह 480 रख दिया डिवाइडेड बाय स्पीड. सो फ्रेंड्स सेकंड सिचुएशन के अंदर जो हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. तो दोस्तों यहां पर जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है t प्लस 3 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8. लेकिन दोस्तों ये जो हमारा t यानी कि टाइम है इसकी वैल्यू तो हम फर्स्ट सिचुएशन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट t इज इक्वल टू 480 बाय x. तो जैसे ही मैंने यहां पर इस t की वैल्यू 480 बाय x को यहां पर
सब्स्टिट्यूट किया तो जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है 480/x + 3 = 480/x-8। यानी कि दोस्तों अब जो मेरी इक्वेशन बन चुकी है वो x वेरिएबल में आ गई है। तो आइए अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं और देखता हूं कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाती है या नहीं। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं देख सकता हूं कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर फ्रैक्शंस हैं, तो इसलिए मैंने उन फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया और एलसीएम लेते ही जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 480 + 3x / x = 480/x-8। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐसा करते ही जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है 480 + 3x × x-8 = 480x। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं उन्हें एक्सपैंड कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और एक्सपैंड करने के बाद जो मेरी फाइनल इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है। लेकिन दोस्तों हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होता है, तो इसलिए यहां पर ये जो मेरा 480x राइट हैंड साइड में आ रहा है उसे मैं ट्रांसफर करके ले गया लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो मेरी इक्वेशन बनी उसे सॉल्व करते ही मेरे पास मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जो कि है 3x² - 24x - 3840 = 0। यानी कि दोस्तों मैंने जो मेरी लास्ट और फोर्थ सिचुएशन थी उसके लिए भी मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है जो कि है ये। लेकिन दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन सभी 4 पार्ट्स को एग्जाम्स में कैसे लिखकर आना है तो ये जानने के लिए आप इसका रिटन सॉल्यूशन देखना मत भूलिएगा। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।